सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहले स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का बड़े भाई साहब पाठ के बारे में पढ़ेंगे और इसके लेखक प्रेमचंद हैं। यह कहानी देखिए। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से काम ना हो। क्या है? बड़े भाई साहब प्रेमचंद को नसीहत कर रहे हैं कि समय की पाबंदी पे एक निबंध, एक ऐसे लिखूं। तो फटाफट एक 4 पन्ने लिख दिए तो काम हो जाता क्या। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अब उसके बाद आप क्या है, लिखने के लिए कापी सामने रखें और हाथ में पेन पकड़ लिए और उस बारे में सोचते रहे। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। हर एक आदमी को भी मालूम है कि समय की पाबंदी करना ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। समय का पालन बहुत अच्छा है। ये अपने को गांधी जी से भी सीखा गया। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। जो समय की पाबंदी करता है उसकी ज़िंदगी में संयम यानी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी आ जाती। दूसरों का उस पर स्नेह होना लगता है और उसके कारोबार में भी उन्नति होती है। अगर से टाइम की पाबंदी करें तो स्नेह भी बढ़ते जाता, यानी दोस्ती भी बढ़ते रहती। और अगर से कारोबार करने वाला रहा तो उसके कारोबार में भी उन्नति हो सकती। लेकिन ज़रा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? ये छोटी सी बात है। टाइम पे जाने से दोस्ता मिल जाएंगे, टाइम पे जाने से तरक्की हो जाएंगी, टाइम कहेगी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बस ये 4 चीज़ें पर लिख देंगे तो 4 पन्ने भरे जाते। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत, सिर्फ इतना ही लिखना है तो आपको 2-4 लाइन में लिख दे सकते हैं। लेकिन आपको 4 पन्नों की ज़रूरत कैसे पड़ती? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। ये तो समय की शिकायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठोंस दिया जाए। ये तो मेरे नज़र में किफ़ायत नहीं है, समय की किफ़ायत नहीं है, क्योंकि इसको दुरुपयोग करना है, इसको व्यर्थ करना है। व्यर्थ बातें इसमें ठोस दे देना है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट कह दे और अपनी राह ले ले। आदमी जो भी बोलना चाह रहा वो झटपट उसे बोल देना है और अपना रास्ता अपन चले जाना है। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ते हैं, चाहे जैसे लिखना और पन्ने भी पूरे स्केप आकर के। क्या है, आपको तो इस तरीके से बोल के चले जाना नहीं है, लेकिन आप 4 पन्ने किसी भी हाल में लिखना है, वो भी फुल स्केप के यानी बड़े बड़े पेपर्स पे। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? ये तो छात्रों के ऊपर अत्याचार हो जा रहा। अनर्थ तो यही है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, और गलती क्या है? संक्षेप में यानी खुलासे में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम और धीरे धीरे भी। क्या है? समय की पाबंदी के पर एक ऐसे लिखिए, खुला करके लिखिए और मीनिंग के साथ लिखिए, लेकिन धीरे धीरे लिखिए, 4 पन्ने लिखिए। है उल्टी बात है या नहीं? ये तो उल्टी बात है ना। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ नहीं। लड़के को तो मालूम है समय की पाबंदी करना है, लेकिन फिर अध्यापक इस तरीके से क्यों दे रहे हैं? उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। क्या है? अध्यापक उसको निबंध दे रहा, लिखने के लिए दे रहा, तो इसका मतलब है कि हम अध्यापक है, आप स्टूडेंट्स है, आप सुनना ही है, आप छात्र है, अध्यापक की बात सुनना है। बोले तो ऐसा उसको ये निबंध देते रहता। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटा दाल का भाव मालूम होगा। अगर से मेरी क्लास में आ गए, यानी बड़े भाई छोटे भाई प्रेमचंद को समझा रहे कि मेरे
दर्जे में आएंगे तो आपको सारे पापड़ बेलना पड़ेगा, यानी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और आटे दाल का भाव भी आपको मालूम हो सकता है। देखिए कल भी मैं बोला था कि सारे पापड़ बेलना, आटे दाल का भाव मालूम होना, ये सब मुहावरे हैं। ये मुहावरे भी इसमें आते जा रहे हैं। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। ये क्लास में आप फर्स्ट इन क्लास पास हो गए तो आपके तो पैर ज़मीन पे नहीं है। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गए हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। ठीक है, मैं तो फेल हो गया हूँगा लेकिन तुम्हारे से तो बड़ा हूँ। संसार को मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, दुनिया में तुम्हारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताओगे। बोलते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, उसे समझ लीजिए और उसे आपके दिमाग में बिठा लिए। गिरा बांधना यानी दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। निकट था, स्कूल का टाइम करीब आ गया था। नहीं ईश्वर जाने की यह उपदेश माला कब समाप्त होती। जो मेरे बड़े भाई मुझे नसीहत कर रहे हैं, ये कब ख़त्म होने वाला है समझ में नहीं आ रहा। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। आज मुझे खाना बिना टेस्टी लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही लिया जाए। मैं पास होने के बावजूद ही इतने सारे बातें सुन रहा हूँ, अगर से मैं फेल हो गया तो मेरी जान भी चली जा सकती। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसे मुझे भयभीत कर दिया। जो बड़े भाई मुझे आगे की क्लास के जो भयंकर चित्र यानी डरा के जो समझा रहे थे उसे मैं देख के भयभीत हो गया, डर गया। स्कूल छोड़ के घर नहीं भागा, यही तहज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार में भी पुस्तकों पे मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतना समझाने के बावजूद भी मैं तो स्कूल छोड़ के घर को तो नहीं चले गया, लेकिन मेरी रुचि अभी भी उन दो पुस्तकों के पर नहीं पड़ी। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाते देता। मेरे को जो खेल कूद का मौका मिलता उसे मैं कभी नहीं घुमाता। पढ़ता भी मगर बहुत कम। खेल कूद का मौका घुमाता नहीं था, पढ़ता था लेकिन पढ़ाई बहुत कम। बस इतनी कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। बस रोज़ जितना काम करना है उतना ही करना है, क्लास में बेइज्जती ना होना है। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चारों का साथ जीवन कटने लगा। क्या है, मेरे ऊपर जो भरोसा था वो सभी मेरे को लुप्त कम होने लगा। चारों तरफ से ज़िंदगी काटना पड़ा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। फिर ईयरली एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स शुरू हो गए। वो रिज़ल्ट आ गया, उसमें फिर मैं पास हो गया, मेरे बड़े भाई फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मैं तो पढ़ाई के पर उतने रुझान नहीं दिया, उतने अंक नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उतनी मेहनत नहीं करने के बावजूद भी मैं क्लास में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, मैं खुद परेशान हो गया। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। मेरे भाई साहब तो कितनी की मेहनत करें, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। देखिए मेरे बड़े भाई साहब कितनी मेहनत करे। मैं तो खेल कूद में टाइम गंवाता गया और कह के मैं पढ़ते गया, मेरे को उतना रुचि नहीं थी पढ़ाई के पर। लेकिन मेरे भाई साहब किताब में के हर एक शब्द से पढ़ के रखे थे। 10 बजे से रात तक उधर इधर हर एक चीज़ पढ़ते रहे। 4 बजे से भी उन्होंने पढ़ते हुए गए। 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले तक भी उन्होंने पढ़ते रहे। कंतिहीन हो गई थी मगर बेचारा फेल हो गया। जैसा है वहाँ के प्रिंट आउट जितना है वो पूरा उसके दिमाग में बैठ गया, लेकिन फिर भी फेल हो गया। मुझे उन पर दया आती थी, मुझे उनके पर मेहरबानी आती थी।
नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। रिज़ल्ट सुनाते वक्त मेरे बड़े भाई रोने लगे और मेरे को भी रोना आ गया। आपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। क्या है, मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि मेरे भाई फेल हो गए, उसी तरीके से मैं भी फेल होता तो मेरे भाई उतना दुख नहीं होते थे। लेकिन समय का पालन है, वो समय की विधि किस तरीके से है, किस्मत किसकी कैसी है नहीं मालूम। इसलिए मेरी किस्मत अच्छी थी, पास हो गया। भाई की किस्मत ख़राब थी, उन्होंने फेल हो गए। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। सिर्फ मेरे और मेरे भाई के बीच में सिर्फ 1 क्लास का फ़र्क आ गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। और मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये कुटिल, एक शैतानी हरकत पैदा हुई कि 1 साल और 1 साल मेरे भाई फेल हो गए तो हम दोनों बराबर हो जा सकते। फिर वही किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। अगर से दोनों एक ही क्लास में रहे तो उन्होंने किस बेस पे मेरी बेइज्जती कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल में से कालपूर्वक निकाल डाला। लेकिन फिर मेरा इरादा बदल दिया, मेरे दिमाग में से ये चीज़ निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। आखिर मेरे बड़े भाई है, वो मेरे अच्छाई के लिए तो डांट रहे ना। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबर से। हो सकता मेरे भाई की नसीहत ही हो सकती, उनकी नसीहत से, उनकी डांट से, उनके गुस्से से हो सकता है मेरे को अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और आगे की क्लास में मैं दनादन पास होते हुए चले जा रहा हूँ। हो सकता है ये भाई का नतीजा हो सकता है। फिर मैं क्यों ऐसे दिल में विचार ला लूँ। बल्कि प्रेमचंद भाई के बारे में सोच ले रहे थे। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। अब फेल हो जाने के बाद भाई साहब हमारे नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। कई बार मुझे डांटने का मौका फिर मिला था, लेकिन उन्होंने धीरज से काम लिए, यानी सोच समझ के उन्होंने काम करे। शायद अब वो दुखद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। अब उन्होंने ये सोच रहे थे कि यह डांटने का अधिकार मुझ पर नहीं है, यह रहा भी तो बहुत कम, अगर से रह भी गया तो बहुत कम है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मेरी अब आज़ादी भी बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। जो उन्होंने खामोशी से रहने का फ़ायदा मैं उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा धारण हुआ कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। क्या है, मेरे को ऐसा महसूस हो गया कि मैं किसी भी हालत में पास होते रहूँगा, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर का खेल है कि मैं हमेशा पास होते हुए आ रहा हूँ। मेरे बड़े भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बड़े भाई से डर के मैं जो कुछ भी पढ़ रहा था अब वो भी मेरा बंद हो गया। मुझे कण को उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था। मुझे खेलने का और शौक़ पैदा हुआ और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। अब क्या है, मैं पतंगबाजी खेलने के वास्ते चले जाता था, ज़्यादा टाइम उसके पर ही लगा दे रहा था। फिर भी भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचा के कनकावें उड़ाता था। फिर भी मैं बड़े भाई साहब को अदब से इज़्ज़त देता था और उनकी नज़र बचा के ये पतंग उड़ाने के लिए चले जाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। क्या है, मांझे बनाना, मांझे देना, कन्ने बांधना और पतंग के जो टूर्नामेंट्स रहते उसकी भी तैयारियां करना, ये सब भाई के नज़र से छुपते हुए करते हुए आते थे। मैं भाई साहब को ये संदेह
ना करने देना चाहता था कि उसका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। मैं ये बड़े भाई को संदेह यानी उनको एक मौका नहीं देना चाह रहा था, उनको एक संदेह में नहीं डालना चाह रहा था कि उनका सम्मान मेरे नज़र में कम हो गया। मैं जितना पहले से भाई साहब से डरता था उसी तरीके से डरते हुए रहता था, बस वही भाई साहब की नज़र में मैं रखे हुआ था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकावें लुढ़ते बेतहाशा दौड़ रहा था। एक दिन शाम का टाइम हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने के लिए भाग रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। मेरे आंखें पूरे आसमान में थी और मेरा दिल पूरा वो पतंग के ऊपर ही था जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर आ रहा था और धीरे धीरे वो चलते हुए आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ऐसा मालूम हुआ कि आत्मा स्वर्ग से निकल के ज़मीन पे घूमने के लिए आ रही है। बालकों को पूरी सेना लग्न और झड़दार भांस लिए इनका स्वागत करने के दौड़ा रही थी। पूरे बालक क्या है उनको वेलकम करने के लिए जा रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी, कौन क्या कर रहा उन लोगों को अपनी अपनी खबर किसी को भी नहीं मालूम थी, यानी इन लोग किस तरीके से खेल रहे हैं। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जो आकाश में पतंग उड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए हर एक जने भाग रहे थे। जहाँ सब कुछ संभलता है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रम, ना गाड़ियाँ, इस तरीके से भाग रहे कि सामने मोटर गाड़ियाँ आ रही, ट्रम आ रही, गाड़ियाँ आ रही, लेकिन ये पूरे इन लोगों के नज़र में नज़र नहीं आ रहे थे। सिर्फ इनके नज़र में एक ही था, पतंग को पकड़ना है। ये पार्ट और पूरा नहीं हुआ, इसका कंटिन्यूशन कल रहेगा।